डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चाय की तरह कॉफ़ी पीने वालों की भी कमी नहीं है। कॉफ़ी चाहे हॉट हो या कोल्ड, दोनों का ही स्वाद लाजवाब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कॉफ़ी सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं होती, बल्कि हमारे हेयर और स्किन के लिए भी कॉफ़ी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज़ एग्रीटेक स्टार्टअप में। हम आए हुए हैं कोलकाता में, तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से, जो कॉफ़ी वेस्ट को वेल्थ में बदलने का काम कर रही हैं। मेरा नाम मित्रा है एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम कफाकुआ इनोवेशंस। इस कंपनी के थ्रू से हम स्पेंट कॉफ़ी यानी वेस्ट कॉफ़ी को प्रोसेस करते हैं मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन से, एंड हमने केमिकल फ्री प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी पेटेंट करके रखे हैं। इन द सिटी हम 36 कैफ़ेज़ के साथ काम करते हैं, एंड उसी के दौरान हम एक सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबल इंडस्ट्री बेस करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज मित्रा जी, और जैसा कि मित्रा जी ने आपको बताया कि ये जो कॉफ़ी होता है उसका जो वेस्ट बचा रह जाता है, उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं जी। तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का आपका जो मेथड है, आपने बताया कि जो आपकी मैकेनिकल हाइड्रोलिक प्रेस है वो पेटेंटेड है, तो वो कन्वेंशनल मेथड से किस तरह से अलग है? अच्छा, सो एक्चुअली वो द प्रोसेस जो हम डेवलप करे हैं वो पेटेंट करे हैं, एंड वो अलग है क्योंकि मैकेनिकल प्रेस बहुत दिन से चल रहा है, मतलब सदियों से चल रहा है, वो कुछ अलग नहीं है। बट हमारा जो स्पेंट कॉफ़ी है वो मैकेनिकल प्रेस से पास करा के उसका जो ऑयल निकालते हैं वो प्रोसेस रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि वो वेस्ट कॉफ़ी जो होता है उसका पार्टिकल साइज इतना कम होता है, इट इज़ लेस देन 100 माइक्रॉन्स, एंड कोई भी कन्वेंशनल हाइड्रोलिक प्रेस में वो जाके प्रेस करके उसका ऑयल निकालना आसान नहीं है। इसलिए हमने वो प्रोसेस डेवलप करें, एंड वो जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें दूसरे कंपनीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ अ वेरी नोन प्रोसीडियर, बट उसमें हम करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज़ होता है, वो नेचुरल नहीं रहता, फिर वो 100% प्योरिटी हम ला नहीं सकते थे। वो तो हुआ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जिसमें हेक्सेन जैसा हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं, एंड अगर हम स्किन को वो बेनिफिट के लिए डाल रहे हैं तो केमिकल्स क्यों ही यूज़ करें। एक तो वो रीज़न है। दूसरा, सुपर क्रिटिकल में भी हम बोलते हैं कि वो केमिकल फ्री है, यील्ड उसका ज़्यादा है, बट तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही निकालते हैं। तो इस ऐसे 3-4 चीज़ों में हमारा मैकेनिकल प्रोसेस इज़ डिफरेंट। उसमें हमारे को ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोसेसेस है बिकॉज एनर्जी कम यूज़ होती है, एंड ऑल दोज थिंग्स। कॉफ़ी ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स है जो स्किन और हेयर के लिए हम लाना चाह रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट्स जो 100% प्योरिटी के तौर पे मैनेज कर रहे हैं बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स है, इंटेंस मॉइस्चर लॉकिंग है, जो आजकल ये सन के यूवी रेस कम हो गया है करके बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन स्किन एंड हेयर को, तो उसी का बेनिफिट्स हम दे सके, इसीलिए हम सोचे कि कॉफ़ी ऑयल विल बी मेड इनटू ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट। तो ऐसे कौन से बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं कॉफ़ी में जो आपकी स्किन और बालों के लिए अच्छे हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे पामेटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, ओलेइक है, लिनोलेइक है, एंड खूब सारे और है। प्लस क्लोरोजेनिक एसिड इज़ अ वन की कंपोनेंट जो बेनिफिशियल है फॉर एंटी एजिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेशन। उसको छोड़ के कैफ़ीन तो सबको मालूम है कि कॉफ़ी ऑयल में कैफ़ीन होना ही है, बिकॉज कैफ़ीन के किक के लिए हम कॉफ़ी पीते हैं। अब उसको छोड़ के कैफ़ीऑल है, बहुत सारे ऐसे हैं जो
पर्टिकुलर बेनिफिट्स, विटामिन ई इज़ वेरी हाई इन कॉफ़ी ऑयल, तो वही सारे चीज़ बेनिफिट्स डालते हैं टू स्किन एंड हेयर। जी, तो अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स आपके यहाँ बन रहे हैं आपकी कंपनी में, वो कौन कौन से हैं? पहले तो हम प्योर कॉफ़ी ऑयल से शुरू करते हैं, जिनके दो वैरायटी है। सबको मालूम है, उतना तो प्रिडोमिनेंटली मालूम नहीं है सबको, बट कॉफ़ी बीन्स दो तरीके के आते हैं, अराबिका है एंड रोबास्टा है। तो हम अलग अलग से कलेक्ट करते हैं। 36 कैफ़ेज़ हैं हमारे। कोई लोग अराबिका बेच के कॉफ़ी बनाते हैं, कोई लोग रोबास्टा यूज़ करके कॉफ़ी बनाते हैं। तो हम जब कलेक्ट करके लाते हैं वो सेपरेटली प्रोसेस करते हैं, इसलिए हमारा 2 मास्टर ऑयल है, अराबिका एब्सोल्यूट कॉफ़ी ऑयल एंड रोबास्टा एब्सोल्यूट कॉफ़ी ऑयल। अब 2 कॉफ़ी ऑयल से हम दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रोल ऑन बनाते हैं, डायरेक्टली हेयर एंड स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। हमने सोप बनाए हैं, डी-टैन सोप है, क्रीम सोप है एंड स्क्रब भी बनाए हैं, जो लेफ़्ट ओवर ग्राउंड रह जाता है एक्सट्रैक्शन के बाद। जी, तो जो ऑयल एक्सट्रैक्ट आप कर रहे हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन के बाद भी जो वेस्ट रह जाता है, आप उसको भी यूज़ कर रहे हैं, तीसरा टाइम यूज़ करते हैं। तो हम एक्चुअली कॉफ़ी को 3 टाइम लाइफ देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जब कॉफ़ी पीते हैं, दैट्स द फर्स्ट लाइफ दैट द कॉफ़ी गेट्स। उसके बाद हम उसको प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकालते हैं, दैट्स द सेकेंड यूज़। थर्ड वाला हम उसको लेके एक तो स्क्रब बनाते हैं, स्क्रब के बाद भी बच जाता है, बिकॉज कितना स्क्रब बनाएंगे। उसको छोड़ के हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे कॉफ़ी बायोफ्यूल पैलेट्स। अब आपको मालूम है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी नीड, ग्लोबल नीड इज़ वेरी हाई, तो उसको हम बनाते हैं विथ द रेफ्यूज़, मतलब एक्सट्रैक्शन करके जो सॉलिड वेस्ट रह जाता है। दूसरे बायो वेस्ट, व्हीट स्ट्रॉ, राइस वेस्ट का जो रहता है, सॉडस्ट के साथ पाइल करके हम लोग बनाते हैं। जो लास्ट में भी बच जाता है, आप उसको भी रीयूज़ करके हमें वापस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें जाने की, शिफ्ट होने की। जी, बिकॉज हम अगर इसको तीसरे टाइम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कॉफ़ी ऑयल तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बट कॉफ़ी ऑयल के बाद वो जो सॉलिड रेफ्यूज़ है वो तो फिर भी लैंडफिल को भेजना है। हमारा पर्पस, जो हम पर्पस से शुरू करे थे कंपनी को, कि लैंडफिल तक हमारा वेस्ट पहुंचना नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ जाके ही मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है। सिर्फ कॉफ़ी इंडस्ट्री से 96 करोड़ केजीज डेली एमिट होता है। वो फार्मर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं करता है, बट कॉफ़ी ग्रोइंग फार्मर्स का लैंड रीजन जो है वो 50% ऑफ द कॉफ़ी ग्रोइंग हाईलैंड्स इन इंडिया आर रिड्यूसिंग। बिकॉज आपको एग्जांपल देके समझा सकती हूँ, जैसे अराबिका ग्रो करने के लिए हमारे को कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, बट अब इंडिया में कूल टेम्परेचर बचा ही नहीं है। उनको 4 महीना चाहिए होता है कॉफ़ी ग्रो करने के लिए, हमारा विंटर ही रहता है 2 महीना। तो धीरे धीरे कॉफ़ी ग्रोइंग लैंड ही शॉर्टन हो जा रहा है। तो हम अगर प्रॉब्लम को रूट से टैकल करना चाहेंगे तो वो लैंडफिल में ही भेजना नहीं है, तो इसीलिए हम पूरा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जो हमारे अल्टीमेट फार्मर्स हैं, कॉफ़ी जो उगाते हैं, और जैसे आपने कहा, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि उनके वो जो उगा रहे हैं उससे कितनी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला है। तो अगर मैं सर्कुलर इकोनॉमी की बात करती हूँ, तो किस तरह से जैसे सोचो, हाँ, जैसे फार्मर्स को अगर फार्मर्स फार्मिंग ही नहीं कर पाएंगे तो कॉफ़ी उगाएंगे ही नहीं, तो कोई भी कॉफ़ी पी नहीं सकते, बिकॉज वो कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स कम हो जा रहा है। एंड हमारे देश में एक्चुअली कॉफ़ी ग्रोइंग फार्मर्स आर अबाउट 70% स्मॉल टाइम फार्मर्स, बिकॉज उनके पास बहुत सारे लैंड नहीं होते हैं, छोटे छोटे उनके लैंड पे वो लोग फार्मिंग करते हैं। अगर छोटे छोटे लैंड इम्पैक्ट हो जा रहा है तो उनके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे हैव टू शिफ्ट टू डिफरेंट क्रॉप, जैसे कोई इलायची करने लगते हैं, कोई सिनेमन करने लगते हैं उसी रीजन पे। बट फार्मिंग कॉफ़ी का प्राइस जो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है वो नहीं मिल पाता है। अगर कोई 100 kg कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट 1000 kgs का है तो उसका प्रोडक्ट कैसे पहुंच पाएगा? एक तो वो है जो फार्मर्स को बेनिफिट करते हैं, ऊपर से हम जब बेच के ये पोर्शन ऑफ इट गोज़ बैक टू द इंडस्ट्री जहाँ पे उसका वेस्ट और भी मायने रखता है, तब जाके वो सर्कुलर होता है। बिकॉज हम वेस्ट पिकर्स को भी फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे फार्मर्स हुए एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसा है कि हमारा जो वेस्ट कलेक्शन है, हमारे वेस्ट पिकर्स को फॉर्मल इकोनॉमी नहीं मिलता है, तो हम लोग ऐसे 3 जन को एम्प्लॉय करके डेली कलेक्शन मोड में, पार्ट टाइम है बट एम्प्लॉयमेंट के हेल्प कर सकते हैं। तो वो तो सर्कुलर ही हुआ, एक वेस्ट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरे फार्मर्स के पास बेनिफिट पहुंचता है, फिर
तीसरे कम्युनिटी के पास भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ऊपर से ये सब मैन्युफैक्चर करके हम मेड इन इंडिया भी प्रमोट कर सकते हैं। हम तो छोटे स्केल पे MSME हैं, बट इफ़ वी डोंट मेक इन आवर कंट्री देन सब कुछ बाहर से ला के कम्पीट तो नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट सस्टेनेबल होता है, द इंडियन इकोनॉमी ग्रोज एंड दैट इज़ हाउ वी वांट टू ब्रिंग सर्कुलर इकोनॉमी एंड हेल्प टू द कम्युनिटी। बिल्कुल, किसान से लेकर और आपका जो देश की इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, वहाँ तक की सोच मित्रा जी के इनिशिएटिव से देश को की तरक्की होने वाली है। मित्रा जी से अभी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन है वो किया जा रहा है, जो इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है वो कैसी दिखाई पड़ती है, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर मित्रा जी, और हम आ गए हैं उनकी लैब में कि जो ऑयल एक्सट्रैक्ट वो कर रही हैं, स्पेंट कॉफ़ी जो होता है उससे ऑयल एक्सट्रैक्शन यहाँ पे होता है, किस तरह से जो प्रोसेस है अब हम आपसे वो समझना चाहेंगे। जी, हमारा प्रोसेस तो पहले हाइड्रोलिक प्रेस में जाता है, जो आपने पहले देखे हैं। उसके बाद वो क्रूड को हम प्योरीफाई करते हैं यहाँ पे मैन्युअली सेपरेट करके, फिर केमिकल फ्री उसको दोबारा से प्रोसेस होता है, बट कोई केमिकल इंटरवेंशन नहीं रहता है। उसी तरीके से हम पहले मैन्युअली क्रूड निकालते हैं, उसके बाद क्रूड को फिर केमिकल फ्री लेबोरेटरी में हम उसको प्योरिटी 100% पे डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि आपका जो ऑयल है वो ब्यूटी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला है और हो रहा है, तो ये बेहद ज़रूरी है कि वो केमिकल फ्री हो। जी, वैसे हम ब्यूटी सेक्टर को फोकस करके तो ये प्रोडक्ट बनाए नहीं हैं, बट कॉफ़ी ऑयल में पोटेंसी इतना है स्किन और हेयर केयर का टॉपिकल बेनिफिट्स में, एंड UV रेज जैसे पहले मैंने बताए थे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि स्किन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। उस इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉफ़ी ऑयल को लाना चाह रहे हैं ह्यूमन बींग्स के पास। एंड स्किन, एज वी ऑल नो, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी पे, एंड अगर उसको हेल्दी रखें तो हम हेल्दी रह सकते हैं। तो इसीलिए हम कॉफ़ी ऑयल का जो पोटेंसी है इन टर्म्स ऑफ टॉपिकल यूजेज इन स्किन एंड हेयर केयर सॉल्यूशंस एज वेल एज एरोमा थेरेपी, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करें। और क्योंकि जो फार्मा सेक्टर है वो भी काफ़ी बड़ा है, और जो कॉफ़ी है क्योंकि उसमें कैफीन पाया जाता है, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आप बता रहे थे, तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स से भी वो साझा करें कि फार्मा में किस तरह से जो कॉफ़ी का इस्तेमाल है वो किया जाता है। जैसे सोचो, हम तो अभी करते नहीं हैं बिकॉज हम बहुत ही स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करे हैं। हम साबुन से लेके स्क्रब से लेके ऑयल तक पहुँचे हैं, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए प्योरिटी और भी बहुत बेहतरीन की तरह होना ज़रूरी है। इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में प्रॉब्लम्स तो है ही हेल्थ के। हेडेक इज़ वन ऑफ द वेरी सीरियस इश्यूज विद स्ट्रेस जो हम डेली लाइफ में महसूस करते हैं, फेस करते हैं। तो हेडेक के मेडिसिन में कैफ़ीन ज़रूरी होता है। तो उसमें हम अगर उतना प्योरिटी तक लेके जा सकते हैं हमारा कैफीन एक्सट्रैक्ट्स को, तो हम फार्मा इंडस्ट्री को भी बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं फ्रॉम द कॉफ़ी।
बहुत एक अच्छा नेचुरल सोर्स हमें मिल रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी की हम जी। सबको ज़रूरत है। तो किस तरह से जो बायो पैलेट्स हैं वो हेल्प करेंगे, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है या हम जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो किस तरह से जो आपका इनिशिएटिव है, आपकी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से मददगार साबित होगी? जैसे हम पहले आपको थोड़ा बहुत इंक्लिंग दिए थे कि हम कॉफ़ी का वेस्ट को पूरी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश। तो हम अगर सोचो वेस्ट एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद उसको फेंक देते हैं, फेंकने का अल्टरनेटिव सोचे हैं हम बायोफ्यूल पैलेट्स, क्योंकि नीड ऑफ द आवर तो ग्लोबली है रिन्यूएबल एनर्जी। जितना कम कोल यूज़ करेंगे उतना ही हमारे क्लाइमेट के लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए हम एग्रो इंडस्ट्री में और जितने भी वेस्ट होते हैं, जैसे व्हीट स्ट्रॉ है, राइस का वेस्ट आता है, पैडी वेस्ट आता है, फिर इतने सारे फर्नीचर्स बनते हैं, उसका सॉडस्ट जो वेस्ट होता है उसको सारे को क्लब करके हम बायोफ्यूल पैलेट्स बनाने की कोशिश करें हैं अलॉन्ग विद द वेस्टेज ऑफ द कॉफ़ी। तो इसलिए हम उसको कॉफ़ी बायोफ्यूल पैलेट्स बोलते हैं। कॉफ़ी का एनर्जी कोशेंट इज़ वेरी हाई, वो 22 मेगाजूल्स पर केजी है, बहुत इंटेंसली बर्न होता है। तो आसानी से हम उसको कोल के रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और जब कोल बर्न होता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूल पैलेट्स बर्न होता है, उसमें 80% का अंतर रहता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एमिशन। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम बनाने की कोशिश करें हैं। वी हैव इनोवेटेड, टेस्टेड, सक्सेसफुली ब्रॉट आउट दिस प्रोडक्ट सच दैट इंडिया के जो नीड है अभी रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज हम क्लाइमेट अकॉर्ड से बहुत पीछे रह चुके हैं। हमारा टारगेट इज़ 2050, 2070। उसको अगर प्रीपोन करना अचीव करना चाहें उससे पहले, तो हम सबको मिलके वो करना पड़ेगा। जी, तो क्योंकि आपके टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो जाहिर तौर पर जो चैलेंजेस हैं वो आप क्या कुछ फेस कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ा सोल्यूशन दे सकता है ना सिर्फ इंडिया को बल्कि ग्लोबली भी। वैसे तो ग्लोबल डेफिनेटली हमारे को इम्पैक्ट करने के लिए हमारे को ग्लोबल हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी के लिए कॉफ़ी ऑयल उतना प्रोमिनेंट एंड प्रेवलेंट प्रोडक्ट नहीं है। जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे कंज्यूमर्स को कि इसका बेनिफिट्स है, तब तक किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम जो बेनिफिट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं वो आने के लिए भी हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ता है, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट। तो ग्लोबली डेफिनेटली, क्योंकि कॉफ़ी ऑयल वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी प्रोमिनेंट हो चुका है, प्रेवलेंट हो चुका है, जो इंडिया में धीरे धीरे हो रहा है। तो अगर वो सबको पहुंचा पाएंगे, वैसे भी एक इन्फॉर्मेशन है जो वर्ल्ड का जो कॉफ़ी ऑयल का नीड है 60% वैसे भी इंडिया ही सप्लाई करते हैं। तो अगर अच्छे बीन्स से कॉफ़ी निकाल के नहीं दे और ये स्पेंट कॉफ़ी का जो ऑयल है वो भेज सकते हैं, तो सभी का बेनिफिट और बढ़ सकता है। क्लाइमेट का बेनिफिट बन सकता है, ह्यूमन बेनिफिट्स बन सकता है ना। ऑब्वियसली ये तो मॉनेटरी इम्पैक्ट भी है ना। अगर इकोनॉमी डालने की कोशिश कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी सर्कुलर इकोनॉमी इम्पैक्ट। जी, और क्योंकि जो आपका एक्सट्रैक्शन है, ऑयल एक्सट्रैक्शन, वो स्पेंट कॉफ़ी से होता है, तो अगर मैं बात करूं, इंडिया की ही बात करते हैं, ग्लोबली अभी छोड़ देते हैं जी। तो कितना इजी मतलब ये अवेलेबल है और कितनी तादाद में अवेलेबल है, और अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए ठीक से तो इसके क्या कुछ वो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हमारे क्लाइमेट को लेकर या अदर चीज़ों के? वो वही तो हमारा शुरुआत थी एक्चुअली, क्योंकि हम ग्लोबली 2.2 से लेके 2.24 बिलियन कप्स ग्लोबल कॉफ़ी कंजम्पशन है डेली तौर पे, और उससे निकलता है 96 करोड़ केजीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एमिशन। अगर उसको रीयूटिलाइज करके, रीपर्पस करके, अपसाइकिल करके दूसरा प्रोडक्ट भी बेनिफिट डाल सकते हैं, तो इतना तो लैंडफिल में पहुंचेगा ही नहीं। तो बिना पहुंचा के वी कैन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये अगर क्लाइमेट का इम्पैक्ट सुधार सकते हैं तो फार्मर्स ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज हमारा विंटर्स बढ़ जाएगा, हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा रहेगा, तब जाके अराबिका ग्रो होता है। रोबास्टा इज़ अ स्ट्रॉन्गर प्लांट, बट अराबिका का प्राइसेस मिलता है ग्लोबली। रोबास्टा उगा के उतना प्राइसेस फार्मर्स को नहीं मिलता है। तो ग्रेजुअली उनको अगर ठीक से क्रॉप उगाना है तो हमारे को उनको एनेबल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट को बचा के रखें। और ये सिर्फ मित्रा जी की जिम्मेदारी नहीं है कि क्लाइमेट को बचा कर रखें, हम सबकी जिम्मेदारी है। मित्रा जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर।
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में और आज हैं मेरे साथ मित्रा जी। तो मित्रा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे आपके चैलेंजेस जानना चाहा था और आपने बताया भी। तो जब चैलेंजेस होते हैं तो कोई ना कोई सपोर्ट के लिए भी ज़रूर आ जाता है। तो अगर सपोर्ट की मैं बात करूँ तो किन किन लोगों का सपोर्ट आपको इस स्टार्टअप में मिला है? अच्छा, सपोर्ट से शुरू करें तो हम पहले यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेंगे, बिकॉज़ हमारा रिसर्च शुरू ही नहीं हो पाते थे अगर कोलकाता के वेरी एमिनेंट यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी हमारे को लैब शेयर नहीं करते। तो उसी से हमारा रिसर्च शुरू हुआ। हम प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत डेवलप करें, रेडी करें। जब रेडी करें तब कमर्शियल लेके जाने के लिए हमारे को और सपोर्ट चाहिए थी, एंड दैट इज़ वेयर IIT कानपुर केम इन टू द पिक्चर। बिकॉज हम अगर उनके सपोर्ट नहीं मिलते तो हम टीम नहीं बना सकते थे, टीम नहीं बनाते तो कंपनी नहीं चल सकती है। हर काम तो अकेले होता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड पीपल टू गेट एवरीथिंग डन। तो उसी में हमारे को सपोर्ट मिला है। फिर IIT खड़गपुर भी है, अभी हैदराबाद के मैनेज यूनिवर्सिटी भी हमारे को किया है। अभी तो थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं, IMC में भी हम सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे सब यूनिवर्सिटीज़ एंड एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री हैज़ हेल्प्ड अस कम दिस फार। तो काफ़ी सारे लोगों को आपको सपोर्ट मिला है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट की या फिर ग्लोबल गवर्नमेंट की भी, तो किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए इस तरह के स्टार्टअप को, जिससे कि एक मोटिवेशन मिले और जो चैलेंजेस हैं उस तरह के फेस ना करने पड़े, एक प्रमोशन मिले, सपोर्ट मिले? वो तो डेफिनेटली है। जैसे सोचो इस बजट में इंडिया गवर्नमेंट में और सारे फंड्स नॉमिनेट किए हैं MSMEs के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। इतने सारे स्टार्टअप इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन सेट किया है। तो फंडिंग का तो इशू रहता ही है। जब तक एक कंपनी बन नहीं जाती है तब तक तो पैसे की ज़रूरत होता है मार्केट तक पहुंचने के लिए। एंड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड एलोकेट कर रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम में हमने अभी आपको IMC का बात बोले हैं, परसों ही हम नॉमिनेट हुए हैं वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम रैम्प बोल के, जहाँ पे रेजिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन फॉर MSME प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है, हर स्टेट को पहुंच रहा है। तो ये सब इनिशिएटिव्स ग्लोबली एंड इंडिया गवर्नमेंट में हैंड इन हैंड जा रहा है, तभी जाके हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस में मिलता है कि आगे बढ़ पाएंगे। तो मित्रा जी, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सस्टेनेबल है और जो हमारे गोल्स हैं, ग्लोबल गोल्स की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उसमें किस तरह से जो आपकी टेक्नोलॉजी है सपोर्ट करती है, अलाइन करती है बेटर? अच्छा, तो यूनाइटेड नेशंस का जो SDGs हैं हम 4 को कंप्लाई करते हैं। क्लाइमेट एक्शन पे हम डेफिनेटली फोकस करके काम करते हैं। इनोवेशन है, हमारा पेटेंट प्रोसेस पेटेंटेड हो चुका है, उस पर हम इनोवेट कर रहे हैं प्रोसेस के जरिए। एंड हम ये सब करके हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, आप पता है कि हम इंडस्ट्री बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फोकस देते हैं मेड इन इंडिया को। दीज आर द गोल्स दैट वी कंप्लाई विद इन द यूनाइटेड नेशंस SDG। जैसा आपने खुद ही बोला था कि हम अच्छा काम करें और वो कहीं तक ना पहुंचे तो उसका कोई मतलब नहीं है जी। तो स्केलेबिलिटी की पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? जैसे सोचो हम अभी 50 किलोज प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। हमारा डेली रॉ मटेरियल कलेक्शन 50 किलोज है। फिलहाल हमारे पास एक मशीन है, इसलिए हम 25 किलो प्रोसेस कर सकते हैं एंड टू एंड। बाकी 25 किलो भी प्रोसेस करते हैं, बट सेमी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम बैंगलोर में मूव करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्लान है कि हम 500 kg
kg प्रोसेस करें डेली, बिकॉज कर्नाटका एंड बैंगलोर इज़ द हब ऑफ द कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन. अगर वहाँ पे जाके डेफिनेटली हम बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे एक मशीन से काम कर रहे हैं, हमारा प्लान 500 kg का इज़ 10 मशीन. सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हेल्प होएंगे, नॉट ओनली आवर कॉफ़ी ग्रोइंग कंपनीज और द फार्मर्स, बट जो मशीन बनाते हैं उसका भी तो एक इंडस्ट्री है विच इज़ वेरी प्रेवलेंट. इन कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु कोयम्बटूर में हम ये मशीन लिए हैं. एंड ऐसे करके छोटे छोटे करके हर एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बढ़ पाएंगे. जी. और अगर मैं आपसे आपके फ्यूचर विजन और मिशन की बात करूं तो वो क्या है? अच्छा, तो विजन तो ये है कि हम और 5 सिटीज़ में इंडिया के जो पूरे कॉफ़ी वेस्ट है वो हम प्रोसेस कर पाएँ. पहले तो साउथ में बैंगलोर का टारगेट है, उसके बाद वी विल ट्राई कि हम बॉम्बे में भी खोलें, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एक खोलें, नॉर्दर्न, सच दैट हम पूरे इंडिया के वेस्ट को कवर कर सकें. एंड देन मिशन में तो वो है कि वी विल सेट अप ऑल प्लेसेस इन द मेट्रोज. एंड विजन तो हम अगर एक जन को भी हेल्प कर सकते हैं तो द पर्पस ऑफ द होल एंडेवर इज सक्सेसफुली अचीव्ड, इज हम वही सोचेंगे. तो मित्रा जी, ये तो बात रही मिशन और विजन की, और आज बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, और बहुत सारे आई एम श्योर जो यूथ है आपसे मोटिवेट हो रहा होगा, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. तो आज आपका जो मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, या फिर हमारे फार्मर्स के लिए, या फिर कहें सोसाइटी के लिए, क्या होने वाला है? पहला मैसेज तो ये रहेगा, एक दूसरे को हेल्प करो, बिकॉज अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं. ऊपर से कोई अगर इनोवेट करके नया प्रोडक्ट बना है उसको अडॉप्ट करो. नॉट बिकॉज ये प्रोडक्ट आपके खुद के लिए बेनिफिशियल है, बट हमारे प्रोडक्ट्स बेनिफिशियल है आपके लिए, गुड फॉर द सोसाइटी एंड ऑल्सो गुड फॉर द एनवायरनमेंट. वो तीनों मैसेजेस ख्याल रख के सबको एक दूसरे को हेल्प करके अपने आगे बढ़ते जाना है. बिकॉज गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, एमएसएमई को फंड्स दिला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं हमारे को हेल्प करने. हम सोसाइटी को वापस नहीं देंगे तो सोसाइटी अच्छे से कैसे ग्रो करेगी. तो दिस वुड बी द मैसेज दैट एवरीबडी शुड कम टुगेदर टू डू सम गुड एक्टिविटी. अकेले तो कुछ होता नहीं है. बिल्कुल, अकेले तो कुछ भी नहीं होता है, हम सबको साथ में आना होगा. अगर क्योंकि देश के बड़े गोल्स हैं, हम एक एक को कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हमें वही सागर बनकर दिखाना है. और मित्रा जी, आप अपने मिशन और विजन में जल्दी से जल्दी कामयाब हो. हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं. बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके, बल्कि तकनीक के इस्तेमाल से वो अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएं. दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर. हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com. अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार. इस कार्यक्रम के प्रायोजक